निश्चित ही यहाँ कुछ षड्यंत्र रचा गया है। ये मगध का राजमहल है, इस नगर का सबसे सुरक्षित स्थान, किंतु फिर भी वो लोग आचार्य चाणक्य जी के कक्ष तक पहुंचने में सफल हुए। इतनी कड़ी सुरक्षा होने के पश्चात भी वे धर्मा का अपहरण करके रावण के पुतले में उसे छुपाने में सक्षम हो गए। इसका अर्थ तो यही है कि वे महाराज के कक्ष तक भी कभी भी पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं होने दूंगी, मुझे शीघ्र कुछ करना है होगा। क्या भीतर आचार्य चाणक्य जी है? यदि वो जाग रहे तो उन्हें बुलाइए और कहिए कि मैं उनसे बात करना चाहती हूँ, अत्यंत महत्वपूर्ण है। नहीं महारानी, आचार्य चाणक्य जी तो कक्ष में नहीं है। कक्ष में नहीं है? क्या अर्थ है आपका? इतनी रात्रि को वो कहाँ गए? अभी अभी किसी कार्य से बाहर गए हैं, किसी अन्य राज्य का विषय था। इतनी रात्रि में? हाँ महारानी, वो तो महल से प्रस्थान भी कर चुके होंगे। ठीक है, क्या आचार्य जी ने कहा है कि वो कब तक वापस आएंगे? नहीं महारानी, आचार्य चाणक्य जी कभी भी कहीं जाते हैं तो किसी को सूचना नहीं होती कि वो कहाँ जा रहे हैं और कब तक वापस लौटेंगे। ठीक है, धन्यवाद। हमको बड़ा चित्र समझता है वो चाणक्य कि तुझसे मूर्ख बनाना सबसे सरल है। उसे आचार्य बोलते तो बहुत बड़ा समझता है। चंद, चंद्र आपने मदिरा पान की है? परंतु क्यों चंद्र, आपने मदिरा पान क्यों की है? अक्सर आप मदिरा केवल तब पान करते हैं जब आप बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। क्या हो चंद्र, क्या परेशानी है आपको? देखिए चंद्र, मैं आपकी पत्नी हूँ, इसलिए आप मुझे बता सकते हैं आपको जो भी समस्या है। कैसी हास्यास्पद स्थिति होती है इन राजाओं की भी। आखिरकार क्या आवश्यकता है इतनी रानियों की? यहाँ व्यक्ति से एक पत्नी सहन करना कठिन है, वहाँ ये इतनी रानियां रखते हैं, कैसे कर लेते हैं? चंद, चंद, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, बताइए हमें। मुझे बस एक हाथ की आवश्यकता है, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अकेले अपने कक्ष में रह लूंगा। चंद देखो, मैं आपको इस तरह परेशान नहीं देख सकती और आप मुझे इस तरह अनदेखा नहीं कर सकते। चंद देखिए मेरी तरफ और बताइए मुझे कि क्या समस्या है आपको। मेरी समस्या तुम हो समझी? चंद्र, किसी और का क्रोध आप हम पे नहीं निकाल सकते। चंद्र, आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, काम कीजिए, आप चलिए ना मेरे साथ मेरे कक्ष में, आपको थोड़ा बेहतर महसूस होगा। मैंने कहा ना मुझे छोड़ दो अकेला। नहीं चंद्र, इस हालत में मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती, आप चलिए मेरे साथ। मैंने कहा मुझे अकेला छोड़ दो। बार-बार मेरे एक ही बात कहने पर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। अकेला छोड़ने का अर्थ होता है कि अकेला छोड़ो मुझे। इन निर्णयों पर प्रश्न मत उठाना, भाई कभी जीवन में समझी तो। क्या हो गया इस महल के लोगों को? वही मेरी बात समझने को तैयार नहीं है जो मैं एक सम्राट कहता हूँ तो कोई सुनता नहीं। आदेश देता हूँ तो मेरे आदेश का पालन क्यों नहीं करते? मुझ पर हाथ उठाकर तुमने ठीक नहीं किया चंद्र। बिंदुसार पुत्र, आज तुम्हें तुम्हारी धर्मपत्नी धर्मा को गोद में उठाकर इन सीढ़ियों को चढ़ के मंदिर के दर्शन करने होंगे। किंतु दादी, भगवान के आशीर्वाद लेने तो हम चल के भी जा सकते हैं, गोद में उठाने की क्या आवश्यकता है? ये मौर्य वंश की रीत है पुत्र, सभी ने इसका पालन किया है। तुम्हारे पिताश्री ने तुम्हारे माँ के साथ इस रीत का पालन किया है, तुम्हारे दादाश्री ने मेरे साथ, और तुम्हारी बड़ी माँ भी तो यही चाहती है ना। क्या तुम उनके आज्ञा का पालन नहीं करोगे? कैसी समस्या है? ये समस्या नहीं है, इस रीति का पालन करने से तुम दोनों के वैवाहिक जीवन में बहुत उत्तम होगा। ये रीत नहीं, हमारा विश्वास है। तुम्हारी यात्रा मंगलमय। चल।
यदि यहाँ से चढ़ते समय कोई गिर जाए तो उसके बचने का बिल्कुल भी विकल्प नहीं। ये तो समय ही बताएगा राजकुमार। हे भगवान, और कितनी प्रताड़नाएं दोगे आप मुझे? मंदिर जाने तक मैं इस लड़की को कैसे सहन करूं? क्या पाप किए थे मैंने कि मुझे इसे सहन करना पड़ रहा है? राजकुमार ये आप अपना मुख बंद रखो धर्मा। कैसा प्रतीत हो रहा है आपको? बड़ी आनंद की अनुभूति हो रही है ना राजकुमार? ऐसी अनुभूति का एहसास मुझे भी हुआ था जब आपने मुझे जल भरकर लाने को कहा था। तो कैसा प्रतीत हो रहा है आपको आज मेरी सहायता करके? किसने कहा तुमसे कि मैं तुम्हारी सहायता कर रहा हूँ? ऐसा करके मैं स्वयं की सहायता कर रहा हूँ। किसी कष्ट को सहन करने से कम नहीं है तुम्हारे साथ समय व्यतीत करना। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र इस स्वांग को समाप्त करने दो, क्योंकि मेरी माँ ने तुम्हारे साथ मंदिर दर्शन करने की आज्ञा दी है और मैं उन्हीं की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। अन्यथा मैं बड़ी ही प्रसन्नता से तुम्हें पहले ऊपर ले जाता, उसके पश्चात ऊपर से नीचे गिरा देता। आपसे और अपेक्षा भी क्या की जा सकती है राजकुमार? जहाँ आप अपनी माँ का इतना सम्मान करते हैं, वहीं आप अन्य स्त्रियों का इतना तिरस्कार करते हैं। मैं संसार की समस्त स्त्रियों का सम्मान कर सकता हूँ, एक सिवाय तुम्हारे, क्योंकि मेरे अनुसार तुम इस सम्मान के योग्य नहीं हो। प्रणाम राजवधु। राजकुमार बिंदुसार राजवधु धर्मा को अपनी गोद में उठाकर सीढ़ियों द्वारा मंदिर में दर्शन के लिए गए हैं। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। और राजवधु, अच्छा ठीक है, जाओ जाओ यहाँ से। जी, बिना अनुमति आपके कक्ष में आने के लिए मैं आपसे क्षमा मांगूंगी, किंतु मुख्य महारानी हेलेना, इस महल में केवल एक आप ही हैं जिनसे मैं ये बात कर सकती हूँ, जो मेरी बात समझ पाएंगी। मैं जो आपको कहने जा रही हूँ, मुझे नहीं पता आपको वो उचित लगेगा या अनुचित, किंतु क्योंकि हम दोनों ही महाराज की पत्नियां हैं, मुझे लगा ये बात आपसे बांटना ही उचित होगा। कहो नंदिनी, क्या बात है? मुख्य महारानी, ये महाराज के विषय में बात है। आप महाराज की पहली पत्नी हैं। आप महाराज को कई वर्षों से जानती हैं। आप उन्हें भली भांति जानते हैं, उन्हें समझती हैं। मैंने तो महाराज को बस अभी भी समझना आरंभ किया है। नंदिनी, सीधे सीधे कहो क्या कहना चाहती हो। यूं पहेलियां मत पूछो। बात यह है मुख्य महारानी की, मैं जब से इस महल में आई हूँ, महाराज ने मेरे साथ कभी भी विचित्र व्यवहार नहीं किया, परंतु अभी कुछ दिनों से महाराज के व्यवहार में समझ नहीं पा रही हूँ। मुख्य महारानी, महाराज एक क्षण कोई दूसरे व्यक्ति होते हैं तो दूसरे क्षण बिल्कुल विपरीत व्यवहार करते हैं। वो ऐसा जैसे मैं उन्हें पहचान भी नहीं पाती हूँ। और आश्चर्य की बात तो यह है कि कुछ समय बाद महाराज को स्वयं स्मरण भी नहीं होता कि उन्होंने क्या किया। मुख्य महारानी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस पर विश्वास करूं, वो जो मैं देख रही हूँ या वो जो मैं मानती हूँ। अब आप ही बताइए। मुख्य महारानी, नंदिनी, मुझे लगता है कि हम दोनों चंद्र की पत्नियां हैं और उसके इस बदलते हुए व्यवहार की बदौलत हम दोनों पर असर पड़ सकता है। क्या तात्पर्य है आपका? क्या
महाराज के इस व्यवहार से आप परिचित हैं? नंदिनी, कल रात्रि मैं चंद्र से मिलने उसके कक्ष में जा रही थी, परंतु क्या मुख्य महारानी? परंतु नंदिनी, मेरे उनसे कुछ भी कहने से पहले उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। क्या? हाँ नंदिनी, ये बात मैंने अब तक किसी को नहीं कही है, क्योंकि मुझे लगा यदि ये बात महल में किसी को भी पता लगी तो वो न जाने चंद्र के बारे में क्या सोचेंगे। और चंद्र के इस बदलते व्यवहार के बारे में मैंने भी बहुत सोचा। मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, चंद्र की दिमागी हालत फिलहाल ठीक नहीं है। फिलहाल मुझे डर तो केवल इस बात का है, यदि ये बात हमारे महल से बाहर चली गई तो हमारे दुश्मन हम पर हमला कर सकते हैं, और फिलहाल तो आचार्य भी महल में नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रही मुख्य महारानी, हमें शीघ्र कुछ करना होगा। इससे पूर्व के शत्रु इस अवसर का लाभ उठाए और महाराज को हानि पहुंचाए। देखो नंदिनी, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। यदि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मेरी मदद ले सकती हो। धन्यवाद मुख्य महारानी। आप नहीं जानते, आपसे बात करने के पश्चात मैं कितनी संतुष्ट हूँ। वाह, आखिरकार सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा मैं चाहती थी। यही सही समय है हेलेना अपना दांव खेलने का, चंद्र को गद्दी से हटाने का और बिंदुसार को राजगद्दी सौंपने का, क्योंकि तभी तुम इस साम्राज्य पर राज कर पाओगे। महाराज ने मदिरा पान की है, किंतु कब और कहाँ? ऐसा विश्वास है आपको कि अब सावित्री नहीं मेरी नंदनी, छोड़ के मत जाना कभी। जब आप मुझे छोड़ के चले गए थे तो आपके बिना जी नहीं पाया था। मैं बहुत प्रेम करता हूँ आपसे। काश हम सदैव के लिए एक साथ रह पाते, परंतु महाराज आपका ये व्यवहार मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वे आप मेरे साथ इतनी शिष्टता से व्यवहार करते हैं, मेरा ध्यान रखते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, तो कभी मुझे अपना वो रूप दिखाते हैं जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। इस समस्या से मैं आपको कैसे निकालूं मुझे पता नहीं। किंतु नहीं महाराज, मैं आपको इस ब्रह्मचर्य में नहीं बसने दूंगी। इस संकट से मैं आपको निकाल के रहूंगी। आपको मैं स्वयं पर ये नियंत्रण नहीं खोने दूंगी। यदि मैं आपकी पत्नी हूं तो हर समस्या से आपको निकालना मेरा परम कर्तव्य है। क्या तुम मेरे लिए प्रार्थना कर सकती हो भगवान जी से कि अब वो मुझे कदापि इस स्थिति में ना फंसाए? देखो, जो कार्य कुछ समय में पूर्ण हो जाना चाहिए उसे पूर्ण होते होते पूरा दिन बीत गया, और ये सब तुम्हारे कारण हुआ। आप स्वयं ही क्यों नहीं प्रार्थना कर लेते भगवान जी से? मैं आपकी ओर से कभी प्रार्थना नहीं करूंगी, क्योंकि मैं आपसे किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखना चाहती और ना ही मैं आपके साथ सम्मिलित होना चाहती। काश वो मेरी प्रार्थना सुनते। लगता है भगवान जी ने भी मेरी प्रार्थना सुनना बंद कर दी है। आज की बात है, मैंने उनसे प्रार्थना की थी कि अब मुझे धर्मा के साथ कहीं मत भेजिएगा, यहाँ मत भेजिएगा, किंतु देखो उन्होंने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। पंडित जी, यहाँ से महल जाने के लिए कोई छोटा मार्ग है क्या, जिससे हम शीघ्र महल पहुँच जाए? नहीं राजकुमार, यदि आज रात्रि आप महल जाने का विचार कर रहे हैं तो उसे त्याग दीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि राजकुमार, मुझे किसी भयावह चक्रवात के आने का आभास हो रहा है। यदि आप महल की ओर प्रस्थान करेंगे तो आगे जाकर मार्ग में फंस सकते हैं। इसका अर्थ है कि मुझे अब पूरी रात्रि तुम्हारे साथ इस मंदिर में रुकना होगा। नहीं, असंभव। तो ठीक है, आप चाहें तो महल जा सकते हैं, किंतु मैं आज रात्रि यहीं रुकना चाहूंगी। कम से कम आज रात्रि तो मुझे आपके उस कक्ष से मुक्ति मिल जाएगी और मैं चैन से सो पाऊंगी।
यहाँ हम चैन से सो नहीं पा रहे और ये एकदम आराम से सो रही हैं। देखा जाए तो ठीक है, जब ये कल सुबह उठेगी और इसे मंदिर से महल तक इस मोच के साथ जाना होगा, तब पता चलेगा कि बिंदुसार से प्यार करने का क्या परिणाम होता है। तुमने मेरी प्राणों की रक्षा की। आभार प्रकट करने की कोई आवश्यकता नहीं। एक बार आपने मेरे प्राण बचाए थे और आज मैंने आपके प्राण बचाकर वो हिसाब स्पष्ट कर दिया। बिंदुसार, बिंदुसार कहाँ है? ये प्रश्न आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं माँ? ये प्रश्न तो आपको धर्मा से पूछना चाहिए ना। किंतु आप कैसे पूछेंगे? आपने तो धर्मा और बिंदुसार को भेज दिया मंदिर पूजा के लिए, किंतु आपके लिए मेरे पास एक विशेष समाचार है माँ। बिंदुसार और आपकी प्यारी धर्मा अभी तक महल वापस लौट के नहीं आए। अपना ये नाटक बंद करो और अपना ये जो दिमाग है ना, ये अपने पति को अपना बनाने में लगाओ, क्योंकि शीघ्र ही तुम मगध की मुख्य महारानी बनने वाली हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल मेरे पति चाहिए। अच्छा चारू, तुम आज इस बात के लिए मना कर रही हो, इस राजगद्दी को ठुकरा रही हो, परंतु बहुत जल्द तुम इसके लिए पछताने वाली हो, क्योंकि ताकत और अधिकारों से बढ़कर और कुछ नहीं होता है। महाराज, गुप्तचर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि हमारे द्वारा भेजे गए सभी गुप्त घातक सिपाही मारे गए। विफल रहे! इस शब्द से आती घृणा है मुझे। जितना मैंने सोचा था उससे कई अधिक चतुर निकले वो लोग। कहो, हमें सूचना मिली है कि गुप्त घातक सिपाहियों के अलावा भी सोनंद ने कुछ आदमियों को भी मगध भेजा है। कौन हो सकते हैं ये लोग? इसका अभी तक पता नहीं चला है आचार्य, किंतु ये बात सत्य है। शीघ्रता से मगध पहुंचकर ये महाराज चंद्रगुप्त को दे दो। धैर्य रखो, मत भूलो कि मगध के राजमहल में अभी भी हमारे दो विश्वसनीय व्यक्ति उपस्थित हैं, मोहिनी और भीमदेव। और अब तक प्राप्त सूचनाओं के अनुसार उन दोनों में से कोई भी अपने कार्य में विफल नहीं हुआ। हमें आवश्यकता है एक संगठित और सशक्त सेना की। जैसे ही हमें उन दोनों से संकेत प्राप्त होगा, हम चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण कर देंगे। बस समय अब दूर नहीं, जब चंद्रगुप्त मौर्य तुमसे शरण मांगेगा, तुमसे अपने प्राणों की याचना करेगा। उस दिन तुम होगे मगध के राजा चंद्रगुप्त मौर्य।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।